ठीक है, ये सेकेंडरी कॉइल है और ये प्राइमरी कॉइल है। अब आपसे क्वेश्चन में ठीक है। वो पूछ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सेकंड क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है द डायग्राम शोज अ ट्रांसफॉर्मर, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज। प्राइमरी कॉइल के टर्न दिए गए हैं कि कितनी है और सेकेंडरी कॉइल के टर्न दिए गए कितने हैं। आपसे कह रहे हैं द इनपुट वोल्टेज इज 240, मीन यहां 240 वोल्टेज इनपुट किया जा रहा है। व्हाट इज द जी। वोल्टेज ऑन द आउटपुट, यहां पर आपने बताना है। तो वी हैव अ फॉर्मूला एन एस अपॉन एन पी इज इक्वल्स टू वी एस अपॉन वी पी। यानी एन एस का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, मीन 40 हो जाएगा, अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल 800 हो जाएगा, इक्वल्स टू वी एस। वी एस का मतलब वोल्टेज इन सेकेंडरी, तो वोल्टेज इन सेकेंडरी नहीं है, एक्स हो गया। वो वीपी का मतलब होता है वोल्टेज इन प्राइमरी, तो 240 हो गया। तो x अपॉन 240 इक्वल्स टू 40 अपॉन 800, जीरो जीरो से कट गया, यहां बच गया ये 240 इधर आ गया, तो हो गया x इज इक्वल्स टू 240 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 80, यानी 4 डिवाइडेड बाय 8, 80 बच गया, क्योंकि ये जीरो जीरो से कैंसिल आउट हो गया, तो ये जीरो तो खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया। आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया 240 डिवाइड बाय 80, ये जीरो जीरो से कैंसिल हो गया, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया। तो 12 वोल्ट आपका आ गया सेकेंडरी का, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। जी। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर हुआ क्वेश्चन? जी सर। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहे हैं अ कॉइल कैरिंग अ करंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल जा रही है करंट पे। ठीक है, कॉइल के अंदर करंट जो है मौजूद है, एक मैग्नेट, मीन मैग्नेट मौजूद है, मैग्नेट के अंदर कॉइल मौजूद है, ये मैग्नेट हो गया लेट सपोज, मैग्नेट के अंदर यहां कॉइल हो गई। अब वो कह रहा है इसके अंदर करंट भी मौजूद है। अब क्या हो रहा है, द कॉइल एक्सपीरियंस द टर्निंग इफेक्ट, ये कॉइल जो है घूम रही है, टर्निंग इफेक्ट का मतलब है घूम रही है। तो आपसे कह रहे हैं विच डिवाइस यूज दिस इफेक्ट, कौन से डिवाइस में ये इफेक्ट यूज होंगे? अ डीसी मोटर, ट्रांस अ ट्रांसफॉर्मर, अ रिले और अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, किसमें? ट्रांसफॉर्मर। बेटा ट्रांसफॉर्मर का काम होता है लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज करना, मीन नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं उसमें, उसमें तो मैग्नेट होता ही नहीं है, ट्रांसफॉर्मर में तो मैग्नेट होता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया ट्रांसफॉर्मर कैंसल। रिले का काम क्या होता है, रिले का काम होता है करंट को इंक्रीज करना, तो ये भी कैंसल। इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम होता है सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो मैग्नेट बन रहा है, तो मैग्नेट तो ऑलरेडी यहाँ पर है, तो ये डीसी मोटर होती है बेटा जिसमें आपके पास मैग्नेट मौजूद होता है, कॉइल को हम करंट देते हैं तो वो मूव करती है। डीसी मोटर पड़ी थी ना, डीसी मोटर पड़ी थी, जी सर। तो ये डीसी मोटर होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर हो गया? जी। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो। ठीक। नेक्स्ट पार्ट आपके पास आ रहा है, देखो आपके पास स्प्रिंग दिया हुआ है, स्प्रिंग के साथ एक मैग्नेट अटैच किया हुआ है, मैग्नेट को हैंग किया गया है आपके कॉइल के अंदर, एक कॉइल नीचे रखी गई है और कॉइल के साथ एक गैल्वेनोमीटर लगाया गया है। अब ये सेकेंडरी कॉइल है, स्टेशनरी कॉइल सॉरी, और ये जो स्प्रिंग है ये मूव कर रहा है, मूविंग मैग्नेट है, मीन इसके इन आउट हो रहा है मैग्नेट। ठीक हो गया। अब अगर मैग्नेट इन आउट हो रहा है तो सेम वही क्वेश्चन यहां पर दोबारा रिपीट किया गया लेकिन अलग फॉर्म से। अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग so that it can be moved freely inside the stationary coil. The coil is connected to a sensitive center zero मीटर। सेंटर जीरो मीटर का मतलब ये होता है, ये गिल्वानोमीटर है आपके पास, इसका ये सेंटर जो है ये जीरो है। ठीक है, इसको सेंसिटिव मीटर भी कहते हैं, इसको सेंसिटिव मीटर भी कहते हैं। अब आपसे कहे द मैग्नेट रिपीटली मूव स्लोली अप एंड डाउन, मैग्नेट जो है वो अप एंड डाउन दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आपसे कह रहे हैं व्हाट डज द गिल्वानोमीटर शो, तो गिल्वानोमीटर क्या शो करेगा?
अब देखो लिंज लॉ ने कहा था, लिंज ने हमें कहा था, हमने जो पढ़ा था, लिंज ने ये कहा था, अगर मैग्नेट को मैं कॉइल के करीब लाऊंगा, तो अगर नॉर्थ पोल करीब लाऊंगा तो यहां पर भी नॉर्थ पोल बनेगा, और तो ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर मैं मैग्नेट को करीब लाऊंगा तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अगर मैग्नेट को मैं दूर लेके जाऊंगा तो यहां पर अगर नॉर्थ है तो यहां पर साउथ प्रोड्यूस हो जाएगा, तो ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया, जी दोनों कंडीशन में, यानी मैग्नेट को करीब लाओ या मैग्नेट को दूर लेके जाओ, दोनों कंडीशन में यहां पर मैग्नेट प्रोड्यूस हो रहा है, हो रहा है। तो जब मैग्नेट प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो जब ये वाला मैग्नेट अप एंड डाउन दोनों हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया, जब ये अप एंड डाउन दोनों जाएगा तो इस कॉइल के अंदर, जो स्टेशनरी कॉइल है, इसके अंदर इसकी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगी। तो जब मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगी तो उस टाइम ये वाला गैल्वेनोमीटर जो है वो क्या करेगा, वो रीडिंग को चेंज करेगा। क्योंकि वो अप डाउन हो रहा है तो वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही होंगी। अगर वो सिर्फ जी नीचे आ रहा होता तो ये सिर्फ नीचे की डायरेक्शन में शो करता, अगर वो सिर्फ ऊपर जा रहा होता तो ये सिर्फ ऊपर की डायरेक्शन शो करता। लेकिन क्योंकि वो अप डाउन दोनों हो रहा है तो इसमें कॉन्स्टेंटली रीडिंग चेंज होगी। तो देखो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है हमारे पास, कॉन्स्टेंटली चेंज रीडिंग। क्लियर हो गया? जी सर। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई चीज पूछनी है? नो। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। देखो आपसे क्या कह रहे हैं, सेम ट्रांसफॉर्मर है, आप खुद करोगे, मुझे खुद करके दे रहे हो। अ ट्रांसफॉर्मर हैज 50 टर्न ऑन इट्स प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न दिए हुए प्राइमरी कॉइल के, एंड 100 टर्न ऑन द सेकेंडरी कॉइल, एंड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ 25 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल की वो दे दी गई है आपके पास, वोल्टेज दे दी गई है, उसके टर्न दे दिए गए हैं, फाइनल सेकेंडरी के टर्न दे दिए गए हैं, आपसे रीडिंग मांगी गई है कि ये बताओ कि आपकी वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल में कितनी होगी, कितनी होगी, शाबाश कैलकुलेट करो इसको। क्या आंसर आया आपका? आंसर क्या है आपका? सर 50। 50। अब देखो मैं इसको डायरेक्टली भी कर सकता था, यानी फॉर्मूला ना लगाऊं, डायरेक्टली कैसे? अब देखो यहाँ नंबर ऑफ टर्न क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। तो अगर नंबर ऑफ टर्न जो है डबल हो रहे हैं तो वोल्टेज भी डबल हो जाएगी। सिंपली हम ये भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको फॉर्मूला पुट करवाया ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, ताकि आप फिर उस बेस पे करो। जी क्लियर हो गया? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 देखो आपसे क्या कह रहा है। A wire is placed between the pole of a horseshoe magnet. horseshoe magnet है, उसके अंदर वायर प्लेस की गई है। There is a current in the wire. वायर के अंदर जो है वो करंट फ्लो कर रहा है। तो देखो करंट की डायरेक्शन ये दी हुई है, ये करंट रहा आपके पास, ठीक है। करंट ये रहा, करंट की डायरेक्शन इनवर्ड है, देखो अंदर की तरफ दी हुई है कि करंट अंदर जा रहा है। फिर आपसे कह रहा है ये हॉर्स शू है, तो हॉर्स शू में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये है, नॉर्थ से साउथ। मेन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ गई, करंट की डायरेक्शन ये आ गई। आपको फोर्स की डायरेक्शन दी है कि वायर के ऊपर जो फोर्स है वो डाउनवर्ड लग रही है। ठीक हो गया? जी जरा गौर से सुनो। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें करंट ऑलरेडी मौजूद है, तो हम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग का रूल अप्लाई करेंगे। जो लेफ्ट हैंड रूल था जिसमें हम तीनों उंगलियां स्ट्रेट रखते थे, ठीक है। मिड फिंगर होती थी, सेकंड फिंगर होती, मेन इंडेक्स फिंगर होती थी, और थंब होता था। तो थंब को सीधा रखो, इंडेक्स फिंगर को सीधा रखो, और मिडल फिंगर को सीधा रखो, तीनों को परपेंडिकुलर टू ईच अदर हमने कर लिया था। तो हमारे पास क्या आ गया था, कांस्टेंट आ गया था। तो तीनों परपेंडिकुलर होती हैं तो हमारे पास आइडिया आ गया था। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं देयर आर 3 अरेंजमेंट, पी क्यू एंड आर। फिर आपसे कह रहे हैं फॉर द वायर मैग्नेट आर सेट अप एज शो। वायर के अंदर देखो करंट यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, और नॉर्थ और साउथ भी सेट किए गए हैं। अब वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि विच अरेंजमेंट और अरेंजमेंट्स, या एक अरेंजमेंट होगी, या सारी की सारी होंगी, या दो होंगी, विल कॉज अ फोर्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिनल अरेंजमेंट। मीन ओरिजिनल अरेंजमेंट में फोर्स की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड।
तो आपसे कह रहे इन सब में बताओ कि इन सब में पी क्यू आर में फोर्स डाउनवर्ड किस वाले में होगी। तो अब जरा गौर से मेरी बात सुनना, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में, मैं ये नहीं कह रहा, और एक करंट भी होता है किसी भी डायरेक्शन में, उसके ऊपर लाजिमन एक फोर्स प्रोड्यूस होगी, वो अपवर्ड और डाउनवर्ड, वो अलग बात है, वो बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बाय द राइट हैंड रूल हमें पता चलेगा कि फोर्स अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। क्लियर होगी बात। अब जी अगर मैं इन दोनों की डायरेक्शन को चेंज कर दूं, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, चलो पहले एक एक को करते हैं। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर दूं, करंट को एज इट इज रखूं, तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स भी चेंज हो जाएगी। मतलब ये हो गया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और फोर्स डाउनवर्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट कर दूंगा तो फोर्स की डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो जाएगी। अगर यही काम मैं करंट के साथ करूंगा, तो अगर मैं करंट की डायरेक्शन को ऑपोजिट करूंगा तो भी फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। यानी दोनों में से कोई एक डायरेक्शन अगर ऑपोजिट होगी तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों डायरेक्शंस को मैं ऑपोजिट कर दूं, मीन फोर्स को भी, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड को भी ऑपोजिट कर दूं और करंट को भी ऑपोजिट कर दूं, तो उस टाइम जो फोर्स की डायरेक्शन होगी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गई ये बात। जी अब यहां पर हमें यही देखना है, इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ रही है, करंट की डायरेक्शन ये जा रही है, वो कह रहे हैं कि ये बताओ कि फोर्स की डायरेक्शन सेम किस में होगी। तो सेम करने के लिए इन दोनों डायरेक्शंस को चेंज होना चाहिए। अगर कोई सी एक डायरेक्शन चेंज हुई तो उसमें इसकी फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो देखो पी को देख लो पहले, तो पी में देखो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हुई है, डन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई ये, बट करंट की डायरेक्शन वही है जैसे यहां थी, एज इट इज है। तो इसका मतलब हो गया इस पे फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो गई, चेंज हो गई, तो ये तो नहीं हो सकता। अब आ जाओ क्यू के ऊपर। क्यू में देखो आपकी करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट कर दी गई है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही है। तो जब एक डायरेक्शन चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, तो इसका मतलब है क्यू भी नहीं है। आर पे आ जाओ। आर में देखो तो आपके पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ द करंट भी ऑपोजिट कर दी गई है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी ऑपोजिट कर दी गई है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट कर दी गई हैं तो फोर्स की डायरेक्शन सेम ही रहेगी। तो डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड ही रहेगी। तो सिर्फ आर में ऐसा है जो उसने पूछा है कि डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिनल अरेंजमेंट जो हो उसके सेम हो, तो सेम डायरेक्शन ऑफ द फोर्स जो होगी वो सिर्फ आर में होगी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर हो जी गया। जी सर। चलो अब चलते हैं जरा नीचे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जरा क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ो गौर से और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं 2 मिनट में वापस आ रहा हूं।